दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य रश्मि कुलश्रेष्ठ की लिखी कहानी पुनर्जन्म। एक लंबी दूर तक जाती गली के छोर पर आज फिर मैं खड़ा था। कहीं से संध्या आरती की आवाज आ रही थी। बंद हेडफोन कानों से हटाकर मैंने गले में लटकाया और आगे बढ़ गया। सामने ही उसका मकान था, इमली का। वो इमली मेरे लिए थी। कॉलोनी में तो प्रोफेसर अंजना सिन्हा नाम से लोग जानते थे। ऊंचा काला गेट, गहरी पुती दीवार। मैं उसके घर के ठीक सामने खड़ा था। दोनों हथेलियों को रगड़कर उंगलियां चटकाते हुए मैंने 2.5 बार घंटी बजा दी। 2 बार पूरी और 1 बार बटन हल्के से दबाया, बिल्कुल मीत की तरह। नहीं, मैं मीत नहीं थी। उसकी मौत तो 28 साल पहले हो चुकी थी। एक 19-20 साल के लड़के ने गेट खोलकर देखा। यहाँ काम करता था वो। पूछा, जी कहिए। मैंने कहा, मैं देवांश, अंजना से मिलना है। उसने मुझे थोड़ा हैरानी से देखा। एक 25 साल का लड़का, मैं एक 55 साल की महिला को नाम लेकर पुकारे तो हैरानी तो होगी। मैंने दोबारा कहा, कल भी मैं आया था, काफी देर तक घंटी बजाई, लेकिन कोई बाहर आया ही नहीं। वो लड़का बोला, कल का हमको नहीं पता है, पर आज अम्मा नहीं है। कितना झूठा था ये। मैं जानता था इमली घर पे थी। हेडफोन वापस कान पर लगाते हुए मैंने ऊपर देखा, छत की तरफ। यहां पहले मुंडेर हुआ करती थी, पर अब दीवारें खिड़की उठाकर कमरा बन गया था। यहीं से इस घर की इकलौती बेटी अंजना और मीत की प्रेम कहानी शुरू हुई थी। ये सोचते हुए मेरी नजर वापस पलटती, उससे पहले पर्दे के पीछे कोई हलचल खटकी। जैसे 2 सिकुड़ी हुई निगाहें मुझको देख रही हूं, मेरे जाने का इंतजार कर रही हूं। कानों में पड़ी गोल बालियां, गले के नीचे एक गहरा भूरा तिल। ये इमली ही तो थी, मेरी इमली, मीत की इमली। दिल में तो आया कि यहीं नीचे से इमली को आवाज दे दूं, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। मीत मेरी वजह से मरा है तो मेरे पास वापस क्यों लौटेगा, वो भी दूसरा जन्म लेकर। बेयकीनी के साथ यही कहकर तो इमली ने मुझको लौटाया था पिछली बार। मुंह फेर के चली गई थी। खैर, पुनर्जन्म पर कौन इतनी आसानी से यकीन करता है जो इमली कर पाती। ये यकीन कर पाती कि 28 साल बाद उसके सामने देवांश की पहचान के साथ खड़ा मैं मीत का पुनर्जन्म था। मीत की मौत उसके लिए एक बोझ थी, एक ऐसा बोझ जो उम्र के साथ बढ़ता जा रहा था। एक ग्लानि को ढोने के लिए 28 साल बहुत होते हैं। मैं नहीं चाहता कि इमली इस बोझ के साथ जिए। दिन लगे, महीनों लगे या सालों लगे, लेकिन मुझे इमली को उसके बोझ से मुक्ति दिलानी ही थी। यकीन दिलाना था कि उसका मीत लौटा था तो सिर्फ उसके लिए। रात खिड़की से छिटक कर कमरे में आ गई थी। मैं इंटरनेट पर इमली का प्रोफाइल देख रहा था। उसे भेजी फ्रेंड रिक्वेस्ट अब भी पेंडिंग थी। लैपटॉप बंद करके मैं बिस्तर पे लेट गया। तकिए के सरहाने समेट के रखा, थोड़ा पुराना वक्त जहन में सरकने लगा। उन दिनों इमली मुझको जानती नहीं थी। मेरी हर शाम उसके घर के सामने गुजरती। शाम भर दीवार से टेक लगाकर चुपचाप उसे आते जाते देखता और फिर डूबते अंधेरे के साथ घर लौट आता। वो कभी मुझको देखती, कभी नजरअंदाज करके चली जाती, लेकिन उस शाम वो सीधे मेरे सामने आ खड़ी हुई। आप यहाँ रोजाना किसी वजह से खड़े रहते हैं या कोई शौक पाला है? उसने तेज आवाज में पूछा। मैंने हड़बड़ाहट में पैर नीचे किया तो संभल नहीं पाया। उसने थाम लिया और जवाब के लिए आंखें उचकाई। अक्खड़ कहीं की, सोचते हुए मैंने कहा, वजह बताऊंगा तो मानोगी तुम? मेरा तुम कहना चुभा था उसे। झल्लाहट जब्त करते हुए बोली, मेरे मानने या ना मानने से क्या फर्क पड़ता है, बता दीजिए। मैंने संभलते हुए एक कदम बढ़ाया। मैंने कहा, क्या वाकई फर्क नहीं पड़ेगा इमली? तब भी नहीं जब मैं कहूं कि मैं तुम्हारा मीत हूं। ये नाम उसके सीने में एक हलचल पैदा कर गया, जैसे एक गहरे ठहरे समंदर में मैंने कोई कंकड़ डाल दिया हो। मैं तुम्हें नहीं जानती हूं, इमली ने निगाहें इधर उधर दौड़ाते हुए कहा। तुम्हारा पड़ोसी था मैं।
मैं उसे याद दिलाने लगा। इमली कह के सिर्फ मैं पुकारता था ना तुमको। वो तेज कदमों से वापस चली गई। पता नहीं कुछ भी सुना या नहीं। उसका यूं चले जाना मुझको अजीब नहीं लगा था। अगर मैं भी इमली की जगह होता तो यही करता। उस रोज के बाद उसने मुझको नजरअंदाज करना शुरू कर दिया, लेकिन मैं भी ठान के बैठा था कि उसको यकीन दिलाकर रहूंगा। मीत के बारे में बताऊंगा, उसे याद दिलाऊंगा तो वो मान ही जाएगी। लेकिन ये सब इतना आसान कहाँ था। सुनो इमली, हार कर एक शाम मैंने उसको टोका। उसने मुझे गुस्से में देखा, जैसे कोई अपशकुन कर दिया हो। इतनी बेरुखी। मैंने फिर कहा, प्लीज एक बार सुन लो। वो गुस्से में बोली, एक तो मुझे इमली मत कहो तुम, और दूसरा मैं क्या सुनूं तुम्हारी बकवास। तुम्हें शर्म नहीं आती है? कुछ नहीं तो उम्र का लिहाज कर लेते। उसे मेरी किसी भी बात पे यकीन नहीं हुआ। मैं बोलता रह गया और वो गेट धड़ाक से बंद करके अंदर चली गई। मैं चौंक गया। लगा जैसे वो दरवाजा अभी अभी बंद हुआ हो। उम्र का लिहाज क्यों करता मैं? मुझे नहीं करना था। मुझे तो सिर्फ प्यार करना था उसको, या तो देवांश बनकर या मीत बनकर। हम जिस चीज को जितना सोचते हैं वो उतनी ही भीतर उतरती चली जाती है। इमली ने भी मीत की मौत को इतना सोचा कि वो गलती का एहसास कहीं भीतर जम गया था। इसी एहसास को मिटाने के लिए उसने साइकियाट्रिस्ट के पास जाना शुरू कर दिया, लेकिन कहाँ फर्क पड़ा। डॉक्टर और प्रिस्क्रिप्शन बदलते रहे, हालत नहीं बदली। अगली दोपहर मैं इमली के कॉटेज में था, वेटिंग हॉल में। पियून मेरा संदेशा लेकर जा चुका था। जी कहिए। पीछे से इमली की आवाज आई। मैंने पलटते हुए पूछा, तुम सुनोगी ना? मुझे वहां देखकर उसे गुस्सा आ गया, लेकिन वहां बैठे लोगों का ख्याल करके वो चुपचाप कुर्सी पर बैठ गई। मैं भी उसके सामने बैठ गया। कुछ सोचते हुए वो नाखून से हथेली दबाने लगी। मैंने उसका हाथ अलग करने की कोशिश की, लेकिन उसने हाथ झटक दिया। बोलो क्या कहना है? उसने रुखाई से पूछा। यही कि मैं मीत हूं, मैंने कहा। गलत। तुम देवांश हो और खुद को मीत साबित करना चाह रहे हो। पूछ सकती हूं क्यों? उसने सीधे सवाल किया। बहुत नाराज थी वो। होना भी चाहिए, लेकिन मुझ पे नहीं, मीत पर। उसे छोड़ के जो चला गया था, एक बार भी नहीं सोचा उसके बारे में। वैसे मौत से कहां कोई जीता है। वो तो सब कुछ छुड़ा कर लेके चली जाती है। उसकी खांसी ने मेरा ध्यान खींचा। मैंने कहा, मैं इस क्यों का क्या जवाब दूं? ये कि मेले में खरीदी हरी चूड़ियां तुमको पहनानी है, या फिर ये कहूं कि तुम्हारी उधार कच्ची इमली का हिसाब चुकाना है? वो जाने के लिए खड़ी हो गई, लेकिन मैं चुप नहीं हुआ। याद है तुमको, चांदनी रात में अपनी अपनी हथेलियों से पूरा चांद बनाते थे हम। पुराने गानों के वो मुखड़े जिसकी एक लाइन तुम्हारी थी और दूसरी मेरी। मैं मीत बनना नहीं चाहता, मैं मीत हूं। मैं वापस आ गया हूं तो अधूरा छूट चुका पूरा करने। गहरी सांस भरकर उसने कहा, और कुछ तो नहीं कहना? मैं चलती हूं। इतना कहकर वो चली गई। इतनी बेरुखी किस लिए? मैं उसकी जिंदगी में मीत को दोहरा रहा था इसलिए, या फिर इसलिए कि मैं देवांश था? ऐसे बर्ताव का आदी नहीं था मैं, लेकिन उसकी हर बात चुपचाप सह जाता। शायद इसलिए कि उसकी तकलीफ का एहसास था मुझको। मुमकिन है कि उसे इस दर्द, इस तकलीफ की आदत हो गई हो, या फिर एक अजनबी पर भरोसा कर पाना इतना आसान ना होता हो। जिंदगी में कभी कभी रुकना जरूरी होता है। मुझे भी रुकना चाहिए था, तब तक जब तक कि इमली खुद राजी ना हो। मैंने फैसला ले लिया कि न इमली के बारे में सोचूंगा, न उसके सामने जाऊंगा, और न उसको यकीन दिलाने की कोशिश करूंगा कि मैं हूं। लेकिन मुझे पता नहीं था कि मैं अपने फैसले पर टिक पाऊंगा या नहीं। इमली के बारे में न सोचने का, न मिलने का फैसला लिए 10 रोज गुजर गए थे। उसकी गली की ओर बढ़ते कदमों को मैं रोक भी लेता, लेकिन मन को कैसे रोकता, जो घड़ी के पेंडुलम सा बार बार वहीं का चक्कर लगा के आता था। दिमाग और दिल के आखिरी कोने में जाकर बस इमली बस गई थी। उस शाम मैं शहर के गोल मार्केट में था। कॉफी शॉप के बाहर पड़ी कुर्सियों पर ठीक ठाक भीड़ थी। मैं भी वहीं कोने वाली कुर्सी पकड़कर बैठ गया। मेरे हाथ में कोल्ड कॉफी थी, लेकिन निगाह सामने प्यार से एक दूसरे को आइसक्रीम खिलाते
एक ओल्ड एज कपल पर थी। अगर मीत जिंदा होता तो इमली भी इसी तरह। ये सोचते हुए मेरा सीना भारी हो गया। मैं जितना उसको सोचता हूं उससे ज्यादा वो सोचती होगी मीत को, उस मीत को जो सिर्फ जहन में जिंदा था। किसी का नजरों से दूर होना फिर भी तसल्ली दे सकता है, लेकिन जिंदगी से दूर होना, वाकई में कैसा लगता होगा ये सोचना कि जिसे हम प्यार करते हैं वो नहीं आएगा, वो कभी नहीं आएगा। उस रोज मैं लैपटॉप पे अपना सोशल अकाउंट चेक कर रहा था। तभी स्क्रीन के कोने पर एक मैसेज चमका, अंजना सिन्हा एक्सेप्टेड योर फ्रेंड रिक्वेस्ट। मैंने चटपट चैट बॉक्स में थैंक यू इमली लिखा, लेकिन भेजा नहीं। डरता था कि अगर उसने जवाब ना भेजा तो। लैपटॉप बंद करके मैं कमरे में फैले इक्का दुक्का सामान को समेटने लगा। इस कमरे जैसी ही तो होती है जिंदगी, थोड़ी बिखरी सी, जिसको सिर्फ हम ही समेट सकते हैं। चीजें जगह पर रखकर मैं भी लेटा ही था कि मोबाइल बजा। अननोन नंबर था। मैंने रिसीव किया। हेलो, उधर से आवाज आई, हेलो देवांश, मैं अंजना, कैसे हो तुम? मैंने मेज के कांच पर अपनी उंगली चुभा दी। वाकई में उसने फोन किया था। वो बोली, तुम्हारा नंबर कॉलेज के एंट्री रजिस्टर से लिया था। कॉल सिर्फ इसलिए की क्योंकि कॉलेज में लास्ट बार दिखे थे तुम। जस्ट वांट टू चेक कि एवरीथिंग इज ऑल राइट और नॉट। वो सफाई दे रही थी और मैं मुस्कुरा रहा था। वो कितना भी कह ले, कितनी भी बातें बना ले, लेकिन मुझको पता था कि मैं एक जगह भरने लगा था उसकी जिंदगी में। उसकी कॉल मेरे मन में एक लौ जगा गई थी, उम्मीद की लौ। लगने लगा था कि अब वो छुप कर मेरे जाने का इंतजार नहीं करेगी, मेरी बातों को सुनेगी, मेरा हाल लेगी, अपनी बात कहेगी। उस शाम मैं फिर से उसके घर के सामने खड़ा था। कई बार घंटी बजाई, लेकिन कोई आया ही नहीं। मैंने गेट पर कुंडी को जोर से खटखटाया। पड़ोस वाले घर से एक लड़की झांकते हुए बोली, वो है नहीं। मैंने कहा, कॉलेज से कितने बजे आती हैं आजकल? उसने कहा, कहीं और गई हैं, 4 दिन हो गए। 4 दिन हो गए? मन ही मन उसकी बात दोहराते हुए मेरी निगाह ऊपर वाले कमरे की खिड़की पर चली गई। इमली का यूं अचानक चले जाना परेशान कर रहा था मुझे। कहीं उसके जाने की वजह मैं तो नहीं था। बीती रात न मुझे मैं याद रहा, न मीत। फिक्र रही तो बस इमली की। अगली सुबह के 11 बज रहे थे। मैं माथे पर पसीना पोंछते हुए कॉलेज के गेट पर रजिस्टर में एंट्री कर रहा था। देवांश, तुम? निगाह उठाकर देखा तो सामने इमली खड़ी थी, निगाहों में सैकड़ों सवाल लिए। हाँ, इस बार कड़वाहट थोड़ी कम थी, शायद थी ही नहीं। तुम क्या कर रहे हो यहां? उसने पूछा। पहले ये बताओ, तुम कहां गई थी? जवाब देने के बजाय मैंने सवाल पूछा। उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा, लेकिन नाराज नहीं हुई। बोली, वो मैं कहीं गई थी कुछ ढूंढने। ये सुनकर मेरा मन धक से रह गया। अब भी शक करती है मुझ पर? ये सोचते हुए मैंने पूछा, क्या ढूंढने? वो कुछ बोलती इससे पहले एक कलीग उससे आकर बातें करने लगा। बातें करते हुए उसकी नजरें बीच बीच में मुझे देख रही थीं, कुछ कह रही थीं, पर क्या मैं न सुन पाया न समझ पाया। इमली क्या बताना चाहती थी? क्या ढूंढने गई थी वो? यही जानने के लिए उस रोज मैं उसके घर पे था। एक छोटे से ड्राइंग रूम में सोफे पे बैठा मैं इमली को देख रहा था। वो उंगली से हरी चूड़ियों की गोलाई नापते हुए कुछ सोच रही थी। मैंने उसको टोका, क्या ढूंढने गई थी तुम? नजरें उठाकर मुझको देखते हुए बोली, ये ढूंढने की मेरा मन क्या चाहता है, तुम पे शक करूं या यकीन? तो फिर क्या पाया? मैंने पूछा। वो बोली, सुना था कि इंसान बची उम्र जीने के लिए दोबारा जन्म लेता है, लेकिन कभी यकीन नहीं किया। पर अब यकीन करने का मन करता है। मन भी कितना लालची होता है ना। उस रोज भी झूले का लालच दिया और तुम चले गए। बोलते बोलते वो चुप हो गई, लेकिन आंखें बोल रही थीं। वो शहर में नुमाइश की आखिरी रात थी। दोनों वहीं थे। बड़े झूले के शौक को पूरा करने के लिए मीत टिकट लेने गया था, लेकिन अचानक हल्ला मचने लगा, भगदड़ मच गई। इमली किसी तरह किनारे आ गई, लेकिन
मीत वहीं रह गया। काफी देर बाद मीत मिला। हाथ में झूले की टिकट तो थी, लेकिन सीने में सांसें नहीं थीं। अगर मैंने जिद ना की होती तो वो जिंदा होता। उसकी मौत मेरे सीने पे अब भी बैठी है, एक बोझ बनकर। ये कहते हुए इमली से सकने लगी। मैं उठकर उसके सामने बैठ गया, जमीन पर घुटने पर रखे हुए उसके हाथ सहलाते हुए कहा, मौत तो सबकी आनी है एक दिन, मेरी, तुम्हारी, सबकी। उस रोज भी तो कितने मरे होंगे। जो पीछे रह गए वो क्या तुम्हारी तरह जी रहे होंगे, बोझ के साथ? वो एकटक मुझको देखने लगी, जैसे उससे बिछड़ चुका मीत उसके सामने बैठा हो। अपनी हथेली मेरे गालों तक लाते लाते उसकी नजर हाथों की झुर्रियों में उलझ गई। लेकिन मुझे नहीं दिख रही थी उसकी झुर्रियां। मेरी नजर सिर्फ उसकी आंखों पर थी, जिसमें सुकून मोती बन के चमक रहा था। खिड़की के बाहर शाम बह रही थी और यहां कमरे में मीत की बातें। इमली मीत की तमाम निशानियां लिए बैठी थी। जर्द पड़ चुकी पहली चिट्ठी, धानी दुपट्टा जिस पे मीत ने गांठ बांधी थी, और वो लगभग गल चुकी झूले की टिकट। इमली ने वो टिकट मरोड़ के कोने में फेंकी और मेरी ओर देखते हुए बोली, तुम सालों बाद लौटे हो। नाराज हूं ऊपर वाले से, लेकिन खुश भी कि तुम लौट आए। मैंने उठकर वो टिकट खिड़की के बाहर फेंक दी। कहा, इमली अब मुझको चलना चाहिए। इमली ने मुझे ऐसे देखा जैसे कह रही हो, थोड़ी देर तो रुको। लेकिन मुझे रुकना नहीं था। अब मेरा जाने का वक्त हो रहा था, जैसे जिंदगी में आए हर किरदार का होता है। और वैसे भी जिस तसल्ली को मैं ढूंढ रहा था वो मिल गई थी मुझको। इमली ने खड़े होते हुए कहा, फिर कब आओगे? देखो कब आता हूं, मैंने कहा और हेडफोन गले में लटकाते हुए बाहर आ गया। मीत, उसने पुकारा, ये नई जिंदगी है तो रिश्ते और लोग भी नए होने चाहिए। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहती हूं? मैंने हाँ में गर्दन हिला दी। बाय कहते हुए उसने मेरे माथे पर अपने होंठ रख दिए। मेरी आंखें बंद हो गईं। मन भारी होने लगा, जैसे एक बोझ मेरे सीने पर सांस दर सांस भारी हो रहा हो। मैंने आंखें खोलकर उसे देखा। वाकई फर्क था कल और आज में। कल खुद से भागती हुई अंजना थी, तो आज जीने की चाहत रखने वाली इमली। उसके मन का बोझ जो उतर गया था। आगे बढ़ते हुए मैंने हाथ हवा में लहरा दिया। इन गलियों, यहां गुजरने वाली शामों के लिए भी था। मैंने मोबाइल से सिम निकालकर हवा में उछाला और अपने कंधे के बोझ को संभाले चल दिया। बोझ, झूठ बोलने का बोझ, छलने का बोझ, मीत का स्वांग रचने का बोझ। हाँ, ना मैं मीत था और ना ये मेरा पुनर्जन्म था। जिस साइकेट्रिस्ट के यहाँ इमली इलाज के लिए आती थी, मैं इंटर्न था वहां। पहली दफा वहीं देखा था उसको मैंने। अंधेरे कमरे में अतीत से जूझती बेचैनी में बड़बड़ाती हुई इमली। कितनी बार आती थी वो कि कुछ दर्द, कुछ तकलीफ तो कम हो जाए, लेकिन कोई दवा, कोई थेरेपी काम ही नहीं आती। धीरे धीरे उसका दर्द मुझे अपना लगने लगा। उसकी तकलीफ रात भर सोने नहीं देती। मैं उसको निजात दिलाना चाहता था इस बोझ से। मीत बनने के अलावा और कोई रास्ता मुझको नजर नहीं आया। जितने मीत को इमली ने जिया था, उतने मीत को अपने भीतर बसाकर मैं इमली के पास चला आया था। मुझे मंजूर था ये लांछन, ये दाग, ये बोझ मेरे झूठ से ही सही, लेकिन इमली को उस गिल्ट से निजात तो मिल गई थी। मेरे झूठ का बोझ मेरी खुशी के आगे एकदम छोटा नजर आ रहा था। बस इतनी सी थी ये कहानी।